रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इतना वास्ट सिलेबस, अब वो भी जब एक बार पढ़ते थे तो फिर भूल जाते थे, फिर पढ़ते थे फिर भूल जाते थे। और 4 साल बाद जब आपने रिजल्ट फोड़ने स्टार्ट किए तो 5-6 एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ, तो पड़ोसियों की और रिश्तेदारों के तो नज़र और नज़रिया दोनों बदल गया होगा। हाँ सर, बहुत। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अब वो भी जब एक बार पढ़ते थे तो फिर भूल जाते थे, फिर पढ़ते थे फिर भूल जाते थे। इंजीनियर्स अड्डा इस जर्नी के दौरान कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा? सर, इंजीनियर्स अड्डा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता। तो सर आपकी वीडियो जाती थी, आप काफ़ी पूरे जर्नी में एक मोटिवेशन का काम किए। जैसे आपने अभी 4 से 5 एग्जाम आपने निकाला, कौन कौन से एग्जाम है, एक बार नाम बता सकते हैं? सर सबसे पहले मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का IB का फिर मेरा दूसरा रिजल्ट SSC JEE का 2024 में हुआ। फिर तीसरा रिजल्ट NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, फिर RRB JEE में, फिर सर ALP में हुआ रिजल्ट। हेलो इंजीनियर्स, आज ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं कृष्णा कुणाल, जो SSC JEE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 21 हासिल किए हैं। आज हम कृष्णा से जानने वाले हैं कि इनकी किस तरीके से जर्नी थी, इस जर्नी के दौरान कौन कौन से हर्डल्स आए, क्या इनकी सीक्रेट स्ट्रेटजी थी, टाइम टेबल क्या था, और इनके बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से दिए, सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो भाई? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर। क्या? और सर सबसे पहले सर आपके इंजीनियर्स अड्डा के टीम को मेरी तरफ से सर बहुत बड़ा धन्यवाद कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया कि मैं अपनी बात को रख सकूं। ओके, थैंक यू। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 21 आएगी और आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं सोच पाता सर वो। लेकिन हाँ सर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर मैं पढ़ ही रहा था। ओके। हाँ, तो एक अंदर से इंट्यूशन होता ही है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। तो एक हर एस्पिरेंट को एक होप रखना चाहिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने बाद आपने अपने घर में सबसे पहले किसको बताया और क्या रिएक्शन था? सर सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड ने कॉल किया कि तुम्हारा रिजल्ट हो गया, तुम्हें CPWD मिला। तो सर, तो मुझे तो लगा कि मेरा एक तरह से सर SSC वालों के लिए एक ड्रीम डिपार्टमेंट होता है। तो सर एक तो डिपार्टमेंट का खुशी था। फिर मैंने ये बात सबसे पहले जाकर अपनी मम्मी को बताया, मेरी सिस्टर थी, उन दोनों को बताया। वो दोनों काफ़ी खुश हुए। उस टाइम सर पापा नहीं थे, पापा फिर आए। तो पापा को मैंने बताया तो फिर पापा भी थोड़े इमोशनल हो गए। तो क्योंकि सर वो लोग पूरे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया पूरी जर्नी में। तो थोड़ा तो उनको थोड़ा लंबा टाइम मैंने दे दिया कि ये मोमेंट को लाने के लिए। लेकिन सर जो भी है, वो दोनों काफ़ी खुश हुए। हाँ। अच्छा, अब तो लोगों का नज़रिया भी बदल गया होगा। इसके पहले बहुत ऐसे रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोसी बोलते रहे होंगे कि क्या कर रहा, 4 साल चूंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और 4 साल बाद जब आपने रिजल्ट फोड़ने स्टार्ट किए तो 5-6 एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ, तो पड़ोसियों की और रिश्तेदारों के तो नज़र और नज़रिया दोनों बदल गया होगा। हाँ सर, बहुत। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मैं दिल्ली से ही किया था। तो सर मैंने कोचिंग करके फिर मैं चला गया था अपने घर। तो सर जब होम टाउन आप जाते हो तो थोड़ा प्रेशर होता है कि आप, क्योंकि पूरा आपका रिलेटिव है, सोसाइटी है, वो थोड़ा टोंट कसता है कि इतना आके इंजीनियरिंग हो गया और दिल्ली से आ गया, जॉब लगी नहीं। तो सर वो तो पूरे प्रिपरेशन, पूरे जर्नी के दौरान वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना कि आपको परेशान होना है। तो सर थोड़ा बहुत वो तो मुझे ऐसा लगता है कि बूस्टर का काम करता है। वो बूस्टर का काम करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था सर, कि वो एक तरह का बूस्टर का काम किया था। तो थोड़ी देर के लिए सर लगता था कि यार थोड़ा सेल्फ डाउट आता था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सर लेकिन धीरे धीरे सर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पेशेंस तो रखना ज़रूरी है सर, क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए और इतने अच्छे डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल आपको थोड़ा पेशेंस बना के क्या कभी आपको ऐसा भी डर लगा कि यार SSC JEE में सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ सर, ऐसा हुआ था सर। कब? सर क्योंकि मैं 2021 में पहला अटैम्प्ट दिया था। तो उस टाइम तो सर मेरे 10 या 12 मार्क्स से रह गए थे, तो एक लंबा गैप था। तो लगा ना कि फिर मैं सोचा कि 2022 SSC का मैं ट्राई करता हूँ। तो 2022 SSC में मेरा प्री हो गया था सर। और उस टाइम सर डिस्क्रिप्टिव होता था।
तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जो रिजल्ट और एग्ज़ाम्स के बीच में लगभग बहुत कम टाइम दिया गया था, शायद 25-30 दिन दिया गया था। 25-30 तो सर मैं उसी गैप में बस पढ़ पाया सर। तो लगभग मेरे 222 मार्क्स थे उस टाइम भी, लेकिन मेरे 2 नंबर से BRO रुक गए थे। आपकी जर्नी किस तरीके से थी, आपने कहाँ से बीटेक किया, ये सारा कुछ आप थोड़ा बच्चों को बताइए। सर मेरा बीटेक एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही कंप्लीट हुआ था सर। तो जब मैं बीटेक कंप्लीट किया था तो मेरा तो टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं था सर। तो टेक्निकल के लिए तो मैंने बहुत वर्क किया। हाँ, तो सर मैंने एसएससी का नाम भी पहले नहीं जानता था। जब मैं पास आउट हुआ तो एसएससी के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था। तो मैं 2021 से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया एसएससी के बारे में। और उस टाइम तक तो सर जीके भी और रीजनिंग के कुछ भी मेरा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि जब आप सर गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ते हो तो आपका अलग अप्रोच होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना सर। जब मैंने स्विच किया था एसएससी जेईई 2021 से, तो सर मैंने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया। मैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, PYQ थे, पहले मैंने चेक किया कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया। अच्छा, जैसे कृष्णा आपका 3 से 4 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, ये दौरान कई ऐसे फेस आए होंगे तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाते रहे होंगे, तो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखे या ये प्रेशर को ओवरकम किए? सर ये डिमोटिवेशन सर ये तो बार बार आता था। हाँ, आपको जब मैं पढ़ाई करता था तो वो सेल्फ डाउट खुद भी होता था कि पता नहीं मैं ये फील्ड को ले लिया, पता नहीं मैं इसमें सक्सेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। या तो मुझे लगता ना कि ये हर एस्पिरेंट को आता होगा। लेकिन तो आपने जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं और जितना आप बता रहे हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपने बहुत अच्छा मेहनत किया। सर मैंने काफ़ी मेहनत किया था सर। कितने घंटे पढ़ते थे फिर? सर जब मेरा प्रीलिम्स हुआ था एसएससी जो जेईई 2024 का, तो उस टाइम तो सर मेरे कुछ खास मार्क्स नहीं थे। 138.5 मतलब रॉ मार्क्स मेरे 144 थे। तो मुझे लगा ना कि यहाँ तो कट ऑफ तो काफ़ी हाई जाती है, तो मेंस के लिए तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो सर ये 2024 में क्या हुआ था ना कि जो प्री जून में हो गया था और मेंस का एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था। हाँ, तो काफ़ी गैप हो गया था। लेकिन सर मैं स्टार्टिंग का 1-2 मंथ नॉर्मल पढ़ा। होता ना कि मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तो अंदर से वो, तो रिजल्ट के बाद मुझे लगभग 2 मंथ का टाइम मिला था सर। तो उस 2 मंथ में सर तो मैंने बहुत पढ़ा। मुझे याद भी नहीं कि मैं अपना फ़ोन भी छुआ होगा, मतलब क्योंकि 2 मंथ के लिए सर ये था ना। CBT 2 में फिर कितने नंबर आपके आए थे? सर मेरे CBT 2 में 288 मार्क्स थे 300 में। मतलब इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपने कैसे प्राप्त किया? अगर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वो तुक्का बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन आपने उसको कैसे अवॉइड किया, या किस तरीके से आप 288 और 300 में बहुत बड़ी बात होती है, आपने किस तरीके से सारा कुछ ये मैनेज किया? हाँ सर मेरे 2024 एसएससी जेईई में जो मेरे मार्क्स थे ना वो टेक में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। 66 मार्क्स थे और मेरे जीके में 32 थे और रीजनिंग में 46 थे। तो सर मैंने देखा कि यहाँ तो सर मेंस में 300 मार्क्स का वेटेज है, मेरे टेक में तो मार्क्स अच्छे आ नहीं रहे। तो मैंने सोचा ना कि मैं क्या गलती किया था जो मुझे अब नहीं करना है, ठीक है ना। तो उस टाइम जो होता था ना सर, मैं तो क्या गलती थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में था कि मैं सिर्फ PYQ लगा रहा था। मैं अपने नोट्स को पढ़ता ही नहीं था। तो ये सब मैं तो बोलूँगा जो भी एस्पिरेंट होंगे तो आप ऐसा बहुत सही बात बोली। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको ये चीज़ था वही बच्चों को भी था कि बस केवल क्वेश्चन लगाना है, कॉन्सेप्ट का पता नहीं। तो सर पहले तो सर मुझे थोड़ा लगा कि मैं अपना जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूँगा। जो मैंने गलती कर दिया वो गलती अब रिपीट नहीं करना है। तो मैंने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट किया प्रॉपर। नोट्स में होता है ना सर कि आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स पढ़ते हो सर, तो एक टाइम लग जाता स्टार्टिंग में। तो सर मैं उस टाइम को कम करने के लिए थोड़ा स्मार्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैं जो भी एसएससी ओरिएंटेड जो भी टॉपिक थे ना उसको नोट डाउन किया और उसका अलग शॉर्ट नोट्स बनाया। अच्छा, मैं टेक के बारे में बता रहा हूँ सर। तो आपने पहले अपने नोट्स बनाए, फिर इसके बाद उससे शॉर्ट नोट्स बनाए? शॉर्ट नोट्स ज़रूरी होता है सर, क्योंकि जब एग्ज़ाम से 10 दिन लास्ट टाइम पे सर मुझे शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि मैं। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज़ भी लगाया होगा? हाँ, टेस्ट सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल
रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए? सर टेस्ट सीरीज तो सर एक होता है ना कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। एक आप सब्जेक्ट कंप्लीट किए तो आप उस सब्जेक्ट में कितना सीखे हो, कितना भूल रहे हो, कितना याद है आपको, टेस्ट सीरीज से पता चलता है। और कितना आपको कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब टेस्ट सीरीज से सर सबसे पहले किसी भी जो भी एग्ज़ाम, अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि आपको धीरे धीरे आप टेस्ट दोगे तो आपको इम्प्रूव होगा। और सर मैं आपको पहले भी बताया ना कि मैं कुछ गलती कर चुका था, तो टेस्ट सीरीज में भी मैंने पहले गलती ये करता था ना कि मैं आज एक मॉक टेस्ट दिया तो मैं देख लिया कि इतना मार्क्स मेरा मॉक टेस्ट में आया, इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो ये मैं जब मैं मेंस देने वाला था ना, तो मैं क्या किया ना कि पहले मैं क्या करता था, उसको एनालिसिस नहीं करता था। तो वही ना मैंने बोला ना कि एक कंफर्ट जोन था कि चलो इतना मार्क्स आया, इतना बस पेपर ये छोड़ दिए, टेस्ट सीरीज ये छोड़ दिए। हाँ, ये नहीं करना। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब ये दिखाने की कोशिश किया करते हैं कि नहीं सर मैं 40-50 टेस्ट सीरीज लगा चुका हूं। अगर उनसे पूछा जाए आपने उसका एनालिसिस किया, आपने क्या उससे क्रॉस क्वेश्चन किया, कहां पर क्या सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पर क्या कॉन्सेप्चुअल आपसे गलती हो रही, जब तक आप उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, ना टेस्ट देने का कोई मतलब है, ना कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मतलब है। तो एनालिसिस के दौरान बहुत ऐसे क्वेश्चन होते होंगे जो आपसे नहीं बनते थे, तो क्या आप उसको शॉर्ट नोट्स पे नोट कर लेते थे? वो तो करते ही थे सर, लेकिन सर मैं मॉक टेस्ट तो लगाता ही था। तो मैं एक चीज़ और अलग किया ना कि जो भी एसएससी का PYQ का भी एक टेस्ट सीरीज आता था। अच्छा, हाँ। तो उसको भी एक एज ए मॉक टेस्ट लेता था। और जो भी क्वेश्चंस मान लेते हैं 100 क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया, तो 85 क्वेश्चंस मेरे सही हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैं देखता था कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत है और उसको मैं अलग से नोट डाउन करता था। हाँ, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आपका वो नोट्स एक शॉर्ट नोट्स वो भी बन जाता ना सर, तो वो काफ़ी आपको स्कोर को इम्प्रूव करेगा। हाँ सर, PYQ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसको तो ज़रूर करना चाहिए सर। जितने भी 5-6 साल के लास्ट के, उसको तो करना ही चाहिए सर। अच्छा कृष्णा, एक चीज़ ये बताइए, आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ने का? बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे, कितने घंटे पढ़ने चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए? वो चाहे SSC JEE हो, RRB JEE हो, XYZ कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम। हाँ, तो जो भी बच्चे अभी आगे एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप पहले अपना सिलेबस देख लो और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ो। जो भी आपका और टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगाते रहो। और आपको और अपने नोट्स को भी, सिर्फ PYQ आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आप अपने नोट्स को भी प्रैक्टिस करते। हाँ, और टेस्ट आपको डेली बेसिस पे एक अपने आप को एवेलुएट करने के लिए आपको लगाते रहना चाहिए। अच्छा, आपने एक शब्द जैसे बोला कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए? सर कंसिस्टेंसी मुझे लगता है सर कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। हाँ, क्योंकि सर वो जब मेरा रिजल्ट हो नहीं रहा था ना, तो सर एक यही पार्ट था जो हमारा छूट रहा था। जैसे था कि कंसिस्टेंसी और फोकस, बस ये दो। क्योंकि सर मैं था कि सर वीक में 4 दिन पढ़ा, 2 दिन थोड़ा कि फ़ोन में बर्बाद कर दिया कि कुछ रील देख लिया, मूवी देख लिया या घूम लिया। तो सर ये आपको, मुझे तो लगता है सबका अलग अलग होता है ऐसा पैटर्न। मैंने देखा कि इससे मेरा फोकस कहीं ना कहीं थोड़ा टूट रहा था, गड़बड़ हो रहा था। तो सर मैंने मेंस में यही गलती नहीं किया। मैंने मेंस में इसलिए कि अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे ही दिया कि जब तक मेरा मेंस नहीं होगा मुझे कुछ भी छूना नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, इस तरह का। क्योंकि मुझे एट लास्ट मुझे डिपार्टमेंट लेना था, क्योंकि मेरे प्री में कम मार्क्स थे। तो इस वजह से तो आपको तो सर कंसिस्टेंसी रखना ही होगा सर। कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए जो बच्चे अभी न्यू लर्नर हैं? जैसे अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं कॉलेज पे भी पढ़ रहे हैं, क्या कॉलेज जैसे अभी बीटेक की अगर बात किया जाए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या डिप्लोमा की बात करता हूँ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो क्या वो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, जिसके लिए भी ओरिएंटेशन है उनका कि गवर्नमेंट जॉब लेना है? सर वो कॉलेज के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर उन लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, उन लोगों को एक, अगर वो खुद से पढ़ नहीं पा रहे मान लेते, तो उनको एक अपना अच्छा मेंटर चूज करना होगा। अगर वो अपना मेंटर चूज, क्योंकि जब टाइम हमारा कम है SSC JEE 2026 के लिए, तो जो भी अभी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करे। पहले तो अपना अच्छा मेंटर चूज करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे। और
और ये चीज़ हो सकता है सर, क्योंकि जब आप प्रॉपर आप सिलेबस देख लोगे, क्योंकि इसमें सिलेबस थोड़ा कंपाइल्ड है, हम 5-6 मंथ में कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बस उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को। अच्छा हाँ, अच्छा। बस। जैसे यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट PY QM CQ लगा लेते हैं और ये पूछते रहते हैं कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उनका क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उनका सही फ्लो चार्ट होना चाहिए? सर मैंने पहले ही कहा था कि मैंने ये गलती बार बार रिपीट किया। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना, तो सर आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, तो कई सारे क्वेश्चंस इस तरह गलत हो जाते हैं ना कि आप कोई भी वो आप पढ़ चुके हो, आप भले 5 बार रिवीजन किए हो, लेकिन आप वो भूल जाते हो। तो ओके। सर वो रिकॉल करने के लिए आपको बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। अच्छा, हाँ। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, अच्छा उनकी एक एक क्वेश्चन और भी होता है, वो ये पूछते हैं सर जैसे सिविल में वैसे भी 12-13 सब्जेक्ट, मैकेनिकल में सेम ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी होते हैं, सिविल या इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, तो आप किस तरीके से पढ़ते थे कि भूले नहीं? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं एक सब्जेक्ट पढ़े, दूसरा भूल गए, दूसरा पढ़े, तीसरा भूल गए, इस तरीके से। तो उसको सर ओवरकम कैसे किए? किस तरीके से आपने पढ़ा कि आपको चीज़ें याद थी और आप इतनी अच्छी रैंक हासिल किए? सर जिस टाइम मेरा रिजल्ट हो नहीं रहा था ना, तो सर उस टाइम जो था मेरा, उस टाइम मुझे भी यही फील होता था कि यार इतना वास्ट सिलेबस, अब वो भी जब एक बार पढ़ते थे तो फिर भूल जाते थे, फिर पढ़ते थे फिर भूल जाते थे। तो सर कॉन्सेप्ट का रोल तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बार बार नोट्स को रिवीजन करोगे ना, तो एक टाइम पीरियड आपका कम हो जाता है। ओके। जैसे जब आप पहली बार रिवीजन करते हो कोई सब्जेक्ट को, तो आप उसमें अगर 20 दिन टाइम लगता है ना, अगर उसको 5-6 बार रिवीजन करोगे तो पता चलेगा 2-3 दिन में आपका रिवीजन हो गया। तो बिल्कुल। हाँ, तो सर मैंने इसी चीज़ को कम किया। जब मेरे मेंस के एग्ज़ाम थे ना, तो सर मैं एक-एक दिन में एक-एक सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकता अच्छा, था। जैसे हाँ, बहुत हाँ, अच्छी बात आपने हाँ, बोला। जैसे अभी SSC JEE 2025 का मेंस भी होना है होना है 1 से 2 महीने में, 2 मंथ। तो उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? किस तरीके से वो 1 मंथ को 100% एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए? सर जिन लोगों का भी पहले तो 25। 2025 का जो भी मेंस लिखने वाले बच्चे हैं, वो तो पहले अभी आप लोग का जो एग्ज़ाम का वेंडर वो चेंज हो गया। अब हाँ। TCS से एडीक्यूटी पे आप लोग आ गए हो। तो पहले तो आप लोग जो आप प्री का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इस बार का क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज हो गया। इस बार थोड़ा न्यूमेरिकल पे ज़्यादा बिल्कुल। फोकस किया गया। तो आप मेंस का भी प्रिपरेशन इसी तरह करना। आप सिर्फ थ्योरी मत करना, आप थ्योरी और न्यूमेरिकल को बैलेंस बना के चलना। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अच्छा, न्यूमेरिकल में फार्मूला आता है, फार्मूला भूल जाते हैं। जैसे आपने बताया था कि मैं अपने जिस रूम पे था उस रूम में चारों तरफ दीवार पे चिपका दिया था फार्मूला सारे लिख लिख के, तो क्या वो एक तरीका था कि या और कोई भी आपके पास तरीका था? सर उसके अलावा भी तरीका होता है सर। जैसे जैसे बेस्ट तरीका होता है सर, अगर आप जैसे इन लोगों का जो भी एग्ज़ाम होने वाला, तो वो लोग तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। तो उनको आइडिया हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका एक चार्ट बना ले सब्जेक्ट वाइज। एक तो एक तरीका है। और टेस्ट सीरीज में हमें जो अलग से क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उसका भी आप उसमें इंक्लूड कर ले। ओके। तो एक होता ना कि सर कि आपका, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना जो आपके नोट्स में भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल ना सही। PYQ में भी रहते हैं। तो उसका एक अलग चार्ट बना, उसी फॉर्मूला में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है सर। ओके। हाँ जैसे आपने अभी 4 से 5 एग्ज़ाम आपने निकाला, कौन कौन से एग्ज़ाम है, एक बार नाम बता सकते हैं आप? सर, सबसे पहले मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का IB। IB का फिर मेरा दूसरा रिजल्ट SSC JEE का 2024 में हुआ। फिर तीसरा रिजल्ट NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। फिर RRB JEE में। फिर सर ALP में हुआ रिजल्ट। अच्छा है। हाँ, तो ये सर मेरे ये जितने भी रिजल्ट है 1 साल के 1 साल के अंदर ही। अंदर हाँ, स्टार्टिंग के मेरे 4 साल कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसीलिए मतलब डिमोटिवेट नहीं होते भाई। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी परीक्षा की घड़ी थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन अगर ये बात यकीन रखना और ये बात जरूर विश्वास करना कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई किया है तो एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जैसे आपके सामने जीता जागता उदाहरण कृष्णा को आप देख पा रहे होंगे, ये 4 साल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुए और 5वें साल में लगातार 6 से 7 एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई किए। ये पूरी आपकी जो सक्सेस की जर्नी थी, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर सभी का क्रेडिट था, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो मेरे पापा मम्मी थे। क्योंकि पापा एक इतने लंबे टाइम तक वो मेरे रिजल्ट का काफ़ी वेट करते रहे और उन्होंने कभी पेशेंस नहीं खोया।
हाँ, तो वो मुझे काफ़ी बीच बीच में मोटिवेट भी करते थे, और मम्मी भी काफ़ी हेल्प करती थी, क्योंकि मैं दिल्ली से घर पे शिफ्ट हो गया था। तो मैं मॉर्निंग में ही लाइब्रेरी चला जाता था। तो मम्मी मुझे मॉर्निंग में नाश्ता तैयार करके दे देती थी ताकि ओके। मैं पढ़ सकूं। और मेरी सिस्टर भी है सर, और मेरे एक या दो दोस्त हैं, दो। बिल्कुल, आप उन्होंने, नाम भी हाँ, ले सकते हैं अगर आपका ऐसा मन नहीं है नहीं, तो। वो लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वो मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, वही है ओके। एक दो दोस्त, वही मेरे पूरे जर्नी में हेल्प किया सर। नहीं बिल्कुल यार, हुँ, इस स्ट्रगल के दौरान हुँ, जो भी किसी को साथ देते हैं ना, वो पूरे हुँ, लाइफ भर याद रहते हाँ हैं। सर। इंजीनियर्स अड्डा इस जर्नी के दौरान कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा? सर इंजीनियर्स अड्डा, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो बीच-बीच में होता ना कि कोई भी डिमोटिवेट हो जाता था। बिल्कुल। हाँ, तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो सर आपकी वीडियोज़ आती थी, हुँ, आप काफ़ी पूरे जर्नी में हुँ, एक मोटिवेशन का काम किए। और रही बात सर, जो हम कई कई सारे हुँ, जो टीचर्स थे, हुँ, टेक के, नॉन टेक हुँ। के, जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि ये टीचर सही है, हुँ, उनको भी मैंने फ़ॉलो किया था। ओके। हाँ, पूरे जर्नी। तो थैंक यू कृष्णा, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी बात बताया यार। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आप पॉडकास्ट से सीखे हैं और मेहनत करके 4 साल में 7 रिजल्ट आपने दिया, इस यही पॉडकास्ट बच्चे भी देखकर आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों, आप एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इस पॉडकास्ट से सीखे होंगे कि एक कंसिस्टेंसी कितना इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा पेशेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी पढ़ाई करते रहो, सही गाइडेंस में पढ़ाई करते रहो, और अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद।